2016 और 17 का बजट लेके जब पहली बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आए, उनकी सरकार, तो उस वक्त बजट का कुल आकार था, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, 3,40,000 करोड़। आज 6 वर्षों के अंतराल में बजट का आकार 2016 वित्तीय वर्ष 2016-17 के मुकाबले दूना हो गया। ये उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है और देश के लिए भी गर्व की बात है। देश का सबसे बड़ा सूबा, जिसमें देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है और जिसके लिए कहा जाता है कि अगर ये प्रदेश नहीं होता तो ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता, उसके बजट का आकार बढ़ना ही चाहिए, बड़ा होना ही चाहिए। एक तो ये चीज ये। दूसरा, मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आंख से दिखती हैं। मैं उन चीजों पर बहुत नहीं जाता जो केवल विज्ञापन से समझ आए ना, बाकी समझ ही ना आए। जो आंख से दिखे वो चीज बेहतर है, प्रामाणिक। उस दृष्टि से देखें तो हाईवे और एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की एक विशिष्टता के तौर पर स्थापित हुए। दूसरी, मेडिकल कॉलेजेस। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। ये एक प्रदेश के लिए अच्छी बात है। एक दौर था जब हम लोग जब पढ़ रहे थे डिग्री कॉलेज में, उस वक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि गिने चुने 2, 4, 5 ही बड़े अस्पताल थे। आज वो स्थिति बदली है और सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर मेडिकल एजुकेशन में इन्वेस्ट हो रहा, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तीसरी एक चीज है कि निवेश का जो बिंदु है, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, ये बड़ी चीज है। कोई भी सरकार, उसके पास इतने संसाधन संभव ही नहीं किसी राज्य सरकार के पास कि वो अपने आर्थिक संसाधनों से सब कुछ हरा भरा कर दे ना। निजी क्षेत्र चाहिए। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि उसको अब निवेश आ रहा है और बड़ी फलक पर बड़ी मात्रा में आ रहा है। अभी हाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, उसका परिणाम ये बता रहा है। दूसरा, मुझे जो एक चीज जो दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इलाके इस ढंग से डेवलप हो रहे हैं जो अर्थव्यवस्था को गति देंगे। खासतौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों साइड व्यावसायिक उपयोग का जो एक वो है, दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसकी दोनों तरफ। और एक बात जो मुझे दिखती है वो ये कि धार्मिक पर्यटन से एक नई आर्थिक ऊर्जा उत्तर प्रदेश को मिली है। आध्यात्मिक ऊर्जा तो मिली ही है। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए साल में जितने लोग आते थे पहले, उतने तो अब 3 महीने में आ जा रहे हैं। और यही स्थिति लगभग उत्तर प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों की है। और अयोध्या एक बड़ा
विश्व के स्तर पर एक बड़ा धार्मिक स्थल आप उसको कह सकते हैं, और धार्मिक पर्यटन का भी वो एक विश्व में कुछ बड़े स्थलों में से एक होगा, ये भी दिख रहा है। जिस ढंग से अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, तो वो भी एक बड़ी चीज है। और यकीन मानिए, धार्मिक पर्यटन जब बढ़ता है तो वह आस्था, संस्कृति, इसको तो मजबूत करता ही है, वो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है, वो रोजगार सृजन भी करता है। और एक बात जो मुझे उत्तर प्रदेश में आंख से दिखती है वो है एयरपोर्ट्स। कुछ समय बाद हमारे आपके अपने उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे होंगे। सोचिए, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। कुछ दशक पहले क्या स्थिति थी, और यही स्थिति बनेगी कि कुछ 2-3 साल के भीतर ये स्थिति होगी कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर में हवाई अड्डा होगा। ये भी पहले स्वप्न था जो अब जमीन पर दिख गया। मैंने उतनी ही बातें कहने की कोशिश की जो जमीन पर दिखी। तो आज बजट आ गया उत्तर प्रदेश का। भाजपा ने कहा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, हर वर्ग का ख्याल रखा है, किसान का, गरीब का, मजदूर का, दलित का, पिछड़े का, सबका, महिला का। समाजवादी पार्टी ने कहा कि इससे खराब बजट नहीं हो सकता, न महिला का ख्याल रखा गया, न किसान का, न गरीब का। कांग्रेस ने भी यही कहा, और स्वाभाविक है बसपा भी यही कहेगी। तो सवाल, लाख टके का सवाल बन रहा है कि बजट में काबा, यानी बजट में क्या है, इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर शेरवानी का भी एक अपना स्वैग है, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज शेरवानी का रौला दिखा। राजनीतिक लोग तो अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से टीका टिप्पणी करेंगे, और मजे की बात यह भी है कि कई बार बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर आप विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या होगी ये बजट आने से पहले लिख के रख लीजिए। बजट आएगा तो सेम टू सेम प्रतिक्रिया मिलेगी। यह है ना चमत्कार, ये होता है बजट में। सत्ता पक्ष वाले क्या कहेंगे और विपक्ष वाले क्या कहेंगे, पढ़ने की भी जरूरत नहीं बजट। मैंने तो भाई जितने बजट कवर किए पार्लियामेंट में, मेरे ख्याल से नाना करते हुए भी 30 बजट तो कवर किए ही, और यही रवायत मैंने देखी। उत्तर प्रदेश के बजट को राजनीति के कोलाहल से अलग, है ना, हम कैसे देखें, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, अर्थशास्त्र की दृष्टि से। उन्होंने विजन की बात कही, सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मान करते हुए, जितने मैंने देखे अपने 35 साल में, सबका सम्मान करते हुए, क्योंकि भाई जिसको जनता मुख्यमंत्री कुर्सी तक बैठालती है वो उसका सम्मान होना ही चाहिए। तो मैं कहूँगा नारायण दत्त तिवारी के पास बेसिक विजन उनके पास था, तिवारी जी के पास। मैंने एक बार एक भाषण में कहा था, तब उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री थे मेरे साथ उस मंच पर, मैंने कहा था कि तिवारी जी के बाद कोई नोएडा पैदा नहीं कर पाया। दूसरा क्या, आखिरी पहला और आखिरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा तिवारी जी पैदा करके गए। क्या ये टोकनिज्म तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और उनसे आप व्यक्तिगत पूछिए राजनेताओं से, तो वो कहते हैं भाई चुनाव भी तो जीतना है। अब बनारस में जाए तो बनारस वाले कहते हैं मेट्रो शुरू करो, इलाहाबाद जाओ, इलाहाबाद, सब जगह कर देते हैं भाई थोड़ी थोड़ी जमीन खोद के डाल दो, एक बैनर लगा, वो होर्डिंग लगा दो, कार्य प्रगति पर है, फिर जब होगा देखा जाएगा। भारत में रेलवे का बंटाढार क्यों हुआ था? क्योंकि रेल मंत्री कहता था मैं किसी सांसद को नाराज नहीं करता हूं, वो आते हैं वो कहते हैं हमारे यहां रेल रोको, हम रोक देते हैं, बस वो मसला है। एहसन सिंह साहब 3 बातें आप बताओ, ठीक, बाकी तो सब लोग बोले ही हैं।
भाजपा की ओर से 3 बातें आप बताओ कि ये बजट में आपकी दृष्टि, भाजपा की दृष्टि से 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या। फिर मैं कपिल जी से पूछूंगा कि 3 बातें वो तब तक सोच के रखें कि सबसे कमी वाली 3 बातें कौन सी हैं, सबसे खराब बातें 3 कौन सी हैं, ताकि जनता को कुछ ठोस पता लगे। वरना तो आप कह दो सबका साथ सबका विकास, कपिल जी की सपा कह देंगे किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं, कोई दृष्टि नहीं, बात खत्म हो जाएगी, सत्यनारायण कथा खत्म। जनता को समझ में तो आएगी आपकी समर्थन का वजह क्या है और आलोचना की वजह क्या है। कैसे हास्य पैदा होता है राजनीति में भारत की। मायावती जी 4 बजट रखी इस प्रदेश में, है मेरे ख्याल से, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। वो उनके समय में बजट का आउटले कितना था हमको भी पता, आपको भी पता, लेकिन मायावती जी को किसी ने बता दिया कि ये ट्वीट ठीक है, तो उन्होंने लिख दिया कि ऊंट के मुंह में जीरा। ये 6 साल में उत्तर प्रदेश का बजट का आकार दूना हो गया। ठीक, वो जीरा बता रही, तो भरपेट खाना कब किस कार्यकाल में हुआ बताओ भैया। गोविंद वल्लभ पंत जब बजट लेके आए थे तो 150 करोड़ का भी बजट नहीं था, 149 करोड़ का बजट था, वो जीरा नहीं था। खैर चलिए, अच्छी बात है, नेता है, नेताओं को प्रणाम। आज से कुछ वर्ष पहले, मेरे ख्याल 7-8 वर्ष या भाई 1-8 साल कम ज़्यादा हो, मैंने इस पर थोड़ा सा वो किया था कि ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है भारत भर में हो रही हैं, इनका क्या इनका मतलब जमीन पर इनका कितना क्रियान्वयन होता है। तो तमिलनाडु, उस वक्त मैंने आंकड़े निकलवाए थे, तमिलनाडु हाईएस्ट निकला था 16%। मनीष क्या, बाकी सारे राज्य 16 के नीचे थे क्या। इसलिए इसमें कोई बहुत विस्मयकारी बात ही नहीं। हाईएस्ट एग्जीक्यूशन 16% था, 16%, और बहुत सारे राज्य तो 0 थे। बोले ये समिट हो गई, बोले बहुत अच्छा बात था। क्योंकि समिट में एक बात जान लीजिए, समिट में पुलिस नहीं होती इन्वॉल्व भैया, कि कपिल श्रीवास्तव ने कहा 500 करोड़ का फलाना उद्योग लगाएंगे, ये भी आए खाना खा के चले गए, फोटो खिंचा ली, तो अब इन पर इनको गिरफ्तारी नहीं हो सकती ना कि आपने क्यों खाना खाया, क्यों फोटो खिंचाई। एमओयू किया भाई को पुलिस पकड़ लेगी, तो सब फोटो खिंचा लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं उसमें बहुत चिंतित नहीं होता। मैं तो इतने से खुश रहने वाला आदमी हूं कि लाख करोड़ 1000 करोड़ जो आ जाए सो ही अच्छा है, कुछ तो खुलेगा, कुछ तो बनेगा, चलो ठीक है। मैं उस बहस में नहीं पड़ता, ना ना ना, ना ऐसी अपेक्षा रखता कभी भैया मनीष जी, मैं ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखता। मैं तो कहता हूं कि भैया कुछ नहीं से कुछ भला। अगर 2 फैक्ट्री भी लगेंगी तो चलो कुछ तो बच्चों को काम मिलेगा। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि 200 लग जाएंगी एक ही दिन में ना। अभिमन्यु त्यागी जी, तर्क आधारित आलोचना करिए 3, जिसमें आप जो आपको लगता हो जो अभी तक विषय नहीं आए, उसमें 3 आलोचना बताइए कि भाई, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा है, ऑब्वियसली उसको कहना भी था जी। जैसे कपिल जी कह रहे थे ना कि सेम टू सेम बजट है, कॉपी। घोषणा पत्र और बजट, मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, दिल में, टीवी पे कोई नहीं होगा। ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि इनमें कह दिया जाता है भाई इन्हीं में कुछ चीजें अमेंड कर लो हैं और नया बना लाओ, क्या, और छपने दे दो। उसमें फिर ये होता है कि कुछ लाइन देनी है तो उतने दे दी, अन्यथा जो भराऊ पृष्ठ होते वो ऐसे ही रहते त्यागी जी, उनमें कोई बहुत फर्क नहीं आता, ठीक है ना। सब सरकारों में मैंने देखा, ऐसा नहीं कि इसी में, सब में, सारे राज्यों में, सब जगह शेर व शायरी बस नहीं डाल देते अधिकारी। वादा सब पूरे कर दें आज ही तो फिर दुकान बंद करके घर जाएं, ताला लगा दे अपनी पार्टी के दफ्तर में सब लोग। कांग्रेस ने 1970 में कहा था गरीबी हटाएंगे, आज तक खड़गे साहब कह रहे गरीबी हटाएंगे। अगर हटाई दी होती तो कांग्रेस बाइंड अप नहीं हो गई होती। मजाक करते हो यार, बोले वादा किया था, गजब बात है। मान लो समाजवादी पार्टी समाजवाद ले, रुको भाई, अरे रुको दादा रुको, अगर समाजवादी पार्टी मान लीजिए नेताजी एक बार में समाजवाद ले आते क्या, तो आज पार्टी में ताला लगा देते, फिर स्वामी मौर्य क्या करते, रामचंद्र राजभर क्या करते, सब लोग बेरोजगार कर दो सबको।
ये सियासत है मेरी जान, इसमें तो वादा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। गाजर जो जितनी खूबसूरती से लटका ले जाए वही चैंपियन। आप लोग गाजर नहीं लटका पा रहे हो आजकल, वरना तो 40-45 साल आपने भी राज भोगा ही है त्यागी जी, क्या। और आपका दौर नई उम्र के लोगों को नहीं पता याद होगा, लेकिन मुझे तो याद है क्या कि सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति होती थी, कितना कितना पैदल चलना पड़ता था देश को, उसकी क्या स्थिति थी, क्या। मिट्टी के तेल की कट्टी लेके मिट्टी के तेल लेने के लिए लाइन में सुबह से लगते थे, शाम को राशन से मिलता था और चीनी। देखा है ना। तो यार ये तो मानो देश बदला है। इतना भी निगेटिव नहीं हो जाओ कि सफेद को काला बोलने लगो, इसीलिए लोग वोट नहीं देते फिर आप लोगों को। वो कहते तो झूठ बोल रहे। अगर किसी इलाके में कोई फैक्ट्री लगी, कोई एयरपोर्ट बना, कोई मेडिकल कॉलेज बना, अब आपने कह दिया कि ऊंट मुंह में जीरा भी नहीं, ऊंट भूखा मर गया, तो जिसके घर में जिले में ऐसा विकास हुआ वो तो नाराज होगा ना। भाजपा वाले ये कहेंगे अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया और कोई सड़कों का काम नहीं किया, लेकिन मैं तो जानता हूं कि ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, इसीलिए वोट नहीं देती जनता। अब आप लोग इतना निगेटिव हो गए हो, बोले कुछ नहीं, बजट फटे, सब बेकार है। भाई जिसके घर में कुछ बन रहा, आंखों से देख रहा, उसके पास सच्चाई है ना महाराज। आप बताओ 3 चीजें अच्छी या बुरी आपको बजट में क्या लगी। देखिए अमिताभ जी, हालांकि आपकी पार्टी का जो राजनीतिक बजट है वो अलग से, उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि मामला बिल्कुल ठीक हो गया है और होली से पहले या होली के बाद गुलाल लग जाएगा। देखो मैं फिर कहूं, 52 में पहला चुनाव हुआ तब ये नारा लगा हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। आज कौन सा सन चल रहा है? 2023। अब भगवान की कृपा रहेगी तो आगे 100 साल तक भाई राजनीतिक पार्टियों को भी कुछ करते रहना है ना। सब अच्छा हो जाएगा तो वो क्या करेंगी, विपक्ष वाले क्या करेंगे। इसी बीच में एक बात बता दूं, फिर मनीष जी से चलूंगा। उन्होंने सब राजनीतिक लोगों को सुना है कि समाजवादी पार्टी को भी उस पर प्रसन्न होना चाहिए और कांग्रेस को भी, क्योंकि देश सबका है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद विश्व में सबसे बड़े रोड नेटवर्क रखने वाला देश बन गया है। ठीक, इस पर समाजवादी पार्टी को भी खुश होना चाहिए, कांग्रेस को भी और भाजपा को भी, और सबको, और मुझे तो खुशी है ही। ठीक, अब इसमें मत कह देना अगला पिछला को कुछ लफड़ा है, मौर्य जी का कोई भरोसा नहीं, तब और समस्या हो जाए। मनीष हिंदवी जी, मैं एक बात पर आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं। हम घर का बजट बनाते हैं, हजारों ख्वाहिशें, इसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्या बटुआ उतना ही है उतना कर। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, छुट्टा पशुओं को के मसले में 5 लाख या 2 लाख करोड़ रुपया रख दे सरकार, क्या तो पशु तो की समस्या सुलझ गई, लेकिन वो कई 10, 20, 50 योजनाएं बंद हो जाएंगी ना। टोकनिज्म एक अलग विषय है, लेकिन आपको यह देखना होगा कि आपका बटुआ कितना बड़ा है, नहीं, और उसमें कितने तरह की चीजों को में कुछ ना कुछ आपको देना है। मनीष जी, ये एक समस्या हर बजट में मैंने देखी, मुख्यमंत्री कोई रहा हो। मैंने एक बार खींचकर इस देश के 4-5 बड़े जो नेता रहे हैं उनमें से एक से कहा कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि एक बार में कोई 2 योजनाएं हाथ में लीजिए, वो क्लियर कर दीजिए वंस फॉर ऑल। तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, आपको पत्रकारिता करनी इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं, हमको राजनीति करनी है, क्या हमको हर 5 साल में चुनाव लड़ना है। बोले प्रभु है, बोले इलाहाबाद से पेड़ा आया या खाइए, क्या और आनंद लीजिए। एहसन सिंह साहब, विपक्ष को आपने सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, अखिलेश जी को सुना, आप कपिश जी ने जो कहा, कांग्रेस को सुना।
इनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, एक चीज़ तो ये। और दूसरी बात जो हम और मनीष हिंदी भी कह रहे हैं कि हमको पता है कि बाबुओं की रुचि होती है कि सेटअप बड़ा रहे, उसमें एडजस्टमेंट होता रहता है। बोले हम बंजर भूमि विकास के सचिव हैं, बोले हम परती भूमि विकास के सचिव हैं, हम मछली पालन के सचिव हैं, हम सारस पालन के सचिव हैं, हम गौ पालन में हैं, हम मुर्गी पालन में हैं। अब मेरे जैसा सरपराह आदमी कहे कि भाई पशुपालन एक ही कर दो, अधिकारी कहते ना साहब एक मत करना। क्या इससे भी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है सिंह साहब? आज के बजट में, चलो बजट जो है सो है, ठीक है, उस पर समीक्षा तो हो रही, लेकिन एक रोचक पहलू ये भी रहा कि समाजवादी पार्टी ने वो शेरवानी का जो प्रयोग किया वो भी देश भर में चर्चित हो गया। नहीं कपिल जी, सोशल मीडिया पर देखिए टॉप ट्रेंड कर रहा था सुबह शेरवानी। कुछ लोग बोले भाई आजम साहब पहनते थे, अब आजम साहब नहीं है हाउस में, तो उनके समर्थन में शेरवानी है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई नहीं, बजट में कुछ नहीं है तो चलो शेरवानी ही चले, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। लेकिन हम भी समझना चाह रहे हैं कि ये मतलब अचानक से सामूहिक तौर पर शेरवानी का प्रयोग, कपिल जी अच्छी बात है, फिर भी कोई इसके पीछे और थॉट है या बस यूं ही पहन लिया? यूं ही पहन लिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जो चीजें आंख से दिखती हैं, आप लोग ऐसा हौसला कहां से लाते हो कि जो चीज आंख से दिखे उसको भी नकार दो? मैं सारे राजनेताओं से कह रहा हूं, चूंकि आपका टर्न है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं ये बात। मतलब ये एक बड़ी विशिष्ट क्षमता है। हमारी जैसा आदमी हो तो वो तो भाई विक्षिप्त हो जाए, वो कहे जो चीज दिख रही है, ये गिलास है, मैं कैसे कह दूं कुछ नहीं, मैं तो कहना पड़ा कि गिलास है। लेकिन राजनेता ये क्षमता कैसे विकसित करते हैं? इसके लिए कौन सा कोर्स होता है, क्या है मसला? राजनेता ये सलीका कहाँ से सीखते हैं? क्या ये तो बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिक भी नहीं कर पाते क्या? बोले स्टेशन है, बोले नहीं है, बोले एयरपोर्ट है, बोले नहीं है। क्या यह है? जैसा भी मान लो, जो जिस पक्ष का है, इधर बैठने वाला है तो ये बोलेगा, उधर वाला नहीं। अब मेरे जैसा आदमी बड़ा संकोच फंस जाता, भाई किसी ने कहा ये मोबाइल है तो मैं तो नहीं झूठ बोलता, मैं तो कहूँगा मोबाइल है, अब इससे नुकसान हो मुझे फायदा हो, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन राजनेता अड़ जाएगा, कहेगा ना जी मैं गंगा में खड़े होकर कह दूं मोबाइल नहीं है ये। क्या ये हौसला कहां से लाते हो दोस्त? शेरवानी का क्या मसला है भाई? कुछ लोगों ने कहा, सोशल मीडिया के हिसाब से बता रहा हूं मैं, कि ये आजम खान के साथ सॉलिडरिटी खड़े होने का सिंबल है। तो मुझे लगा कि अगर मान लो शेरवानी से ही कुछ मदद होनी थी तो पहले पहन लेते, तो ठंड भी थी नहीं, और सब लोग पहन लेते, क्या दिक्कत थी? शेरवानी भारतीय परिधान है। जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तब आजादी की लड़ाई में तमाम इस देश के बड़े नायक शेरवानी पहन रहे थे, तो शेरवानी को भी हिंदू मुसलमान कैसे कर दोगे यार? हम लोग शायद ये नहीं सीख पाए। मैं विदेशों को तो बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान को जितना मैंने देखने की कोशिश की है और यहाँ के एस्पिरेशंस को, और ये बात भी ठीक है जो अभिमन्यु अभी कह रहे थे, हम कहाँ से चले थे। तुलनात्मक रूप से ही बजट को देखा जाना चाहिए ना? नहीं, भारत ऐसा तो नहीं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं कहूं व्यापा, एक ही बजट में झटका देके बोले सब जय जय हो गई, हर आदमी के पास 4 पहिया गाड़ी हो गई और जेब में एक गड्डी डाल दी। क्या बोले बेटा एक पान खाओ तुरंत पिक्चर देख के आओ? ऐसा तो संभव नहीं। बिल्कुल हमारे आपकी जिंदगी में तो नहीं संभव। आगे 100 साल बाद अमेरिका हो जाए अलग बात है, लेकिन हमारी जनसंख्या जितनी है और जिस पर स्थिति से है, क्या रिलेटिवली बजट को देखने का सलीका अभी हम लोग नहीं सीख पाए? इसका एक ही उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए इटावा में या कहीं भी मान लो, आप कोई आजमगढ़ ही ले लो, कोई सबसे पिछड़ा इलाका ले लीजिए, वहां आज से 10 साल पहले रोड कैसी थी, आज कैसी है? वहां 10 साल पहले कारोबार कैसा था, आज कैसा है? वहां एसटीडी की लाइन में लोग 3-3 घंटा टेलीफोन का वेट करते थे कि नहीं करते थे? इस दृष्टि से हम लोग बजट नहीं देखते मनीष जी। नहीं, जो बजट तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन वो लागू देश भर के हर राज्य और केंद्र पर भी होता है।
मैंने आज बजट आना था तो कल अमेरिका में एक मेरे मित्र हैं, भारतीय मूल के हैं, वहाँ अच्छे पद पर हैं, संपन्न हैं, उनसे पूछा कि भाई अमेरिका को लेकर यहाँ गांव जवार में धारणा है कि वहाँ सब अमीर हैं। उन्होंने कहा कतई नहीं, इतना समझ नहीं, मैं आंकड़े भी बताता। ठीक, अमेरिका के लेके इटावा एटा धारणा है कि यहाँ कट्टा चलाते लड़के, वहाँ कतई हिंसा नहीं, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करता। उन्हें नहीं भाई साहब, थोक में अपराध है, यहाँ भी थोक में क्या, बाकी और प्रश्न थे वो यहाँ रिलेवेंट नहीं सोसाइटी को लेकर। ठीक, जो सबसे बड़ा है वहां भी वही समस्या है। एक, हम तो 150 करोड़ हैं, इसको दिमाग में रखोगे कि नहीं रखोगे? भाषण देना सरल है। उस बाप से पूछिए जो 12 संतानों को पाल रहा हो, और एक पिता 2 संतानों को पाल रहा हो, तनख्वाह दोनों की बराबर हो, फिर भी उस 12 संतानों वाले पिता की तन पर धोती नहीं रहेगी, कुर्ता फटा होगा। कोई अर्थशास्त्र कर लो। क्या इस देश का पुरुषार्थ कम रहा किसी से? हमें आजादी और जमीन के अनुपात को भी दिमाग में रखना होगा। नहीं, 25 करोड़ की आबादी दुनिया के 5 मुल्कों पर आके ठहर जाती है, उसके बाद तो छठा मुल्क यूपी ही मान लो आप। दूसरी बात मनीष भाई ने कही कि प्रोडक्टिव और वेजेस, भारत की आबादी के साथ एक समस्या है अंतर्भूत। मनीष जी, जो पुल बनेगा, जो हाईवे बनेगा, उसमें जो हजारों हजार लोग काम करेंगे वो कम वेजेस पाएंगे, लेकिन बेरोजगार रहने से अच्छा है कुछ पाएं, तब वो अपने लड़के को पढ़ा पाएंगे। तो जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो प्रोडक्टिव काम करती दिखेगी, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता, मैं समाजशास्त्र जानता हूं। ठीक, तो वो छोटी सी दुकान खोलेगा मोबाइल रिपेयरिंग की, और फिर उसका बच्चा इंजीनियर हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 25-25 साल का समय लगता है एक पीढ़ी को इमर्ज करने में। ये तो देखना होगा हमको। मेरे बाबा ट्रेन में नहीं बैठे थे, मेरे पिता प्लेन में नहीं बैठे, मैं ट्रेन में भी बैठा, प्लेन में भी बैठा, और मेरे बच्चे भी सब जगह बैठ रहे ना। तब कैसे मान लें कि देश में कुछ नहीं हुआ? एक इंजेक्शन लगवाना मुश्किल था। क्या स्थिति थी? एक ही थर्मामीटर से सैकड़ों के बुखार नप जाते थे जिला अस्पताल में, नहीं था क्या? आज क्या है? कभी हम लोग मनीष भाई सोच सकते थे क्या कि नोएडा से लखनऊ 5 घंटे में, भगवान का नाम लीजिए, जा रहे हैं ना, उससे कुछ दशा दिशा बदल रही है, दिख रही है हमको। उन दोनों हाईवेज के दोनों तरफ जो लोग, जो जीवन शैली है, उसमें बदलाव आ रहा है। कैसे कह दूं नहीं आ रहा? मैं झूठ नहीं बोल सकता, और ना मैं 25 करोड़ लोगों के समग्र पुरुषार्थ पर पानी फेर सकता हूं। क्या नहीं हुआ ये कहने का स्कोप अमेरिका में भी है। ये तो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश यह हमेशा रहेगा, भी बहुत बहुत वर्षों तक रहेगा कि क्या नहीं हुआ, क्या हो गया, उस पर भी कभी गर्व कर ले, नहीं तो हम एहसास से कमतरी के शिकार हो जाएंगे। वो अच्छा नहीं, वो मानसिक तौर पर हमको विकलांग करती है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमको सीना ठोक कर खड़ा होना चाहिए। कभी सोचे थे कि ठंडी में बिल्कुल साफ सुथरी एसी वाली ट्रेन में चलेंगे? हैं मेट्रो? नहीं भाई, मैं पैसेंजर में चला हूं मनीष बाबू, हैं लकड़ी की फट्टी पे बैठते थे। हाँ? मैं तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे चमकदार मेट्रो भी चलेगी भारत में। अब चल रही ना।
तब ये सवाल उठाना कि विजयवाड़ा में क्यों नहीं चल रही तुरंत, वो ठीक नहीं। जहां चल रही है ये, इस प्रगति को तो सैल्यूट करें हम। अभी कुछ वर्ष पहले मनीष बाबू, मैं इलाहाबाद जाना था, मुझे गया एयरपोर्ट तो बता के बोले जी कि इस हफ्ते में एक ही दिन फ्लाइट जाती वहां। क्या? इलाहाबाद। जवाहरलाल नेहरू के समय से नहीं, हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के समय से भारत का महत्वपूर्ण शहर। क्या ये सच नहीं है कि 5 साल के भीतर भारत का कोई ऐसा शहर बड़ा नहीं बचेगा जहां जहाज टेम्पू की तरह नहीं चल रहे होंगे? क्या सच नहीं है? हम देखते हैं एयरपोर्ट पर जाकर सुबह के समय और रात के समय, क्या बस अड्डे जैसा दृश्य नहीं दिख रहा भीड़ का? क्या ये भारत की सामूहिकता की जयघोष का वो नहीं है सिंबल? आज से 2 दशक पहले एयरपोर्ट से भारत की कितनी % जनता का मतलब था? परसेंट में तो आएगा ही नहीं। क्या जिले में 1-2 आदमी होते थे जो एयरपोर्ट देखे होते थे? मनीष बाबू गलत तो नहीं कह रहा? जिले में 1-2 होते थे। क्या आज मोहल्ले में भी 2-4 मिल रहे हैं? मैं नहीं कह रहा सबने देखा, लेकिन हर मोहल्ले में 2-4 हैं जो जहाज में घूम लिए। ये भारत के लिए अच्छा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है। और कोरोना के समय भारत ने जो, और उत्तर प्रदेश ने खास तौर पर, कोई सोच सकता था 15 करोड़ लोगों को भोजन की समस्या नहीं हो? इस दायित्व का निर्वहन अगर उत्तर प्रदेश कर पाया और 85 करोड़ को भोजन की समस्या न हो, इस दायित्व का निर्वहन अगर भारत की सरकार कर पाई तो ये भारत के लिए छोटी उपलब्धि है क्या? अच्छे अच्छे देशों की रीढ़ की हड्डी झुक गई। ठीक है, 1000 कमियां हैं, रहेंगी, 1000 कमियां हैं और रहेंगी। हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि क्रियान्वयन पर सतर्क दृष्टि और ज्यादा पारदर्शिता, समय का अनुपालन और ईमानदारी, ये सब 4 चीजें अभी क्रियान्वयन के पक्ष उसमें चाहिए। सब अच्छा है, फिर भी जो खराब है और सुधर सकता है तत्काल, उस पर भी मैं जरूर बोलूंगा। इस बात का क्या मतलब है कि जी अभी जनवरी तक 50% बजट नहीं खर्च कर पाया फला विभाग? कंचे खेल रहा था विभाग, अंताक्षरी खेल रहा है, क्या कर रहा था? यहां तो बजट की समस्या है कि बजट कम है और जितना दिया उतना भी खर्च नहीं कर पाए। फिर आप क्या चाहते हो? हमको समझाना चाहते हो? मनीष बाबू को पता ही होगा कि राजनीतिक लोग तो अच्छे से जानते हैं कि अंतिम समय में बजट रोक के बाबू क्यों रखते हैं। 11 महीने में 50%, 12वें महीने में 100%। मनीष जी, होता है ना ये? और उस 100% को कैसे होता है हमको पता है। ये नहीं होना चाहिए। भारत, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट का एक फ्लो चार्ट बने हर विभाग में, और उस पर यह मैंडेटरी हो कि मासिक आधार पर औसत व्यय होना चाहिए। इससे भी बहुत कुछ ईमानदारी आ जाएगी। मान लीजिए, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाऊंगा उससे क्या फायदा होगा, लेकिन हमको पता है किसी को 1200 करोड़ अगर मिले हैं विभाग को, तो मोटे तौर पर, हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए, लेकिन मोटे तौर पर ये करिए कि 100 करोड़ करके ये तिमाही में बांट दीजिए, तब भी कुछ पारदर्शिता रहे। ये जो छापे पड़ते हैं लोगों, अधिकारियों पर, इन पर, उन पर, उनके यहां जो संपत्तियां निकलती हैं वो ये बताती हैं कि क्रियान्वयन के स्तर पर ईमानदारी और पारदर्शिता की कमी है। अभी वो होना चाहिए। अगर मेडिकल कॉलेज बना है तो वेल इक्विप्ड होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो गया, फिर वहां
काम ऐसा नहीं हो कि मरीज जाए तो वो दूसरी तस्वीर लेकर आए। एक बार बनाना तो मुश्किल है, उसमें बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां से फिर पता लगता है कि मिष्टान्नम मधुरम प्रियम का खेल है। रोजगार और नौकरी, अपना रोजगार और नौकरी दोनों बड़े विषय हैं। और मैं इस बात को हमेशा कहता रहा कि सरकारी पद कितने रखें ये सरकार तय करे मनीष बाबू, लेकिन जितने पद रखे वो खाली नहीं रहने चाहिए, वो भरे रहने चाहिए। आप कितने अध्यापक रखना चाहते तय कर दीजिए, लेकिन फिर अध्यापक उतने होने चाहिए। जैसे सांसद की कुर्सी खाली नहीं रहती, विधायक की नहीं रहती, 6 महीने में नया चुन के आना मैंडेटरी है, वैसे सरकारी पदों को लेकर ये करिए, ताकि जो लोग एस्पिरेंट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो। और दूसरी बात जो मुझे समझ में आती वो ये कि लोग अपने रोजगार के प्रति कैसे आकृष्ट हों, इसके लिए उनके पास संसाधन, सुविधा और सरकार का समर्थन बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।